तो आज हम एक नए सेक्शन पे बात करेंगे। एक नया टॉपिक है हमारे लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो या फिर यूपीएससी की हो या फिर यूजीसी में तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीसीएस में भी से प्रश्न ठीक ठाक बनते हैं। और वो टॉपिक क्या है आपको पता है, हर एग्ज़ाम में ये 2 से लेकर 5 प्रश्नों तक का महत्व रखता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है जनगणना 2011। जो भूगोल विषय से यूजीसी नेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चंस उनके लिए फिक्स है, सिर्फ जनगणना 2011 से। किसी किसी वर्ष में 7 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। 2020 यूजीसी में सीधा सीधा पूछ लिया था साक्षरता दर में क्रम लगाने के लिए 4 राज्यों का। तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो उनमें गलतियाँ ना होने पाएँ, इन्हीं चीज़ को हम आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो भारत की जनगणना जो है 2011, सबसे पहला सवाल जो इस पर बनता है स्टेट पीसीएस में भी और यूजीसी में भी, वो ये कि भारतीय जनगणना का जो आधार है वो आधार क्या है। तो ध्यान रहे, आधार जनसंख्या की संरचना है। क्या? जनसंख्या की संरचना। यही एक छोटा सा शब्द है और छोटी सी लाइन है, लेकिन ये अपने आप में एक प्रश्न है पूरा का पूरा कि क्या आधार है जनसंख्या की संरचना। इसका मतलब ये हो गया कि जनसंख्या में महिला पुरुष कितने हैं इस आधार पे, जनसंख्या में जो साक्षरता है यानी लिटरेसी रेट है जो, उस आधार पे कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग कम पढ़े हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, इस आधार पे भी जनगणना होती है। जनगणना का जो शाब्दिक अर्थ है, पहले तो आप यही देख लीजिए, जनगणना लिखा हुआ है, जन प्लस गणना। अब आप इतना तो समझ रहे हैं, जन का मतलब होता है लोग और गणना का अर्थ हो गया गिनती करना। क्या? गिनती करना। यानी जनगणना का मतलब हो गया साफ साफ कि लोगों की गिनती करना। भारत देश में जितने लोग हैं उन सब की गिनती करना क्या कहलाती है? जनगणना। अब ये गिनती कई तरीके से आप करेंगे, जितने तरीकों का आप प्रयोग कर रहे हैं वही क्या है? जनसंख्या की संरचना है। जैसे आपने गिनती करने के लिए आधार बनाया कि हम महिला और पुरुष की गिनती करेंगे। एक तो ये होगा कि आप सबको बिना किसी आधार की गिनती कर लीजिए कि ये इंसान है, मानव होने के नाते आपकी गिनती हो सकती है। यदि आपने ये गिनती कर ली कि जितने मानव भारत देश में हैं वो सब क्या है? भारत की जनता है, उतनी संख्या हमें निकालनी है। तो एक तरफ से जितने लोग दिखे सबको गिन लिया आपने, सबकी मुंडी गिन ली, बस आपने देखा कि इंसान है, मानव प्रजाति है, बस। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पुरुषों को गिन लें, महिलाओं को अलग कर लें, ये भी एक आधार हो सकता है जनता की गणना करने का, गिनती करने का। या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें हम देख लेते हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं, इस आधार पर भी आप जनसंख्या की क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि जनसंख्या में कितने लोग अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने लोग शहरी हैं, कितने लोग ग्रामीण हैं, इस आधार पे भी गणना कर सकते हैं। धर्म के आधार पे भी गणना हो सकता है, कितने लोग हिंदू धर्म से हैं, कितने लोग इस्लाम धर्म से हैं, कितने बौद्ध जैन धर्म से हैं। तो ये सारी गणनाएं जो आप कर रहे हैं वही है क्या? जनगणना। और इसका आधार आपने देखा कि बहुत सारे आधार हो सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय जनगणना पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जनगणना का इतिहास क्या है। क्या ये हमेशा जनगणना शुरू से होती आई है, पहली ईसा पूर्व से, या फिर ये जनगणना अभी हाल ही में शुरू हुआ है? जनगणना की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? भाई जनगणना यानी जनता को गिनना इसलिए आवश्यक है, जनता के लिए अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, कोई भी पॉलिसी योजना हो या फिर कोई कानून बनाना है या किसी भी तरह की कोई सुविधा ऐसी है जो पब्लिक को देनी है, तो हमें ये जानकारी तो होना ज़रूरी है ना कि कितनी पब्लिक है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, किसी पॉलिसी प्रोग्राम को लागू करने के लिए उस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है ये जानना जरूरी है, इसीलिए जनसंख्या की गिनती की जाती है, वही जनगणना होती है। तो जनगणना के इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो रोमन साम्राज्य में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, अगर इतिहास हम देखें तो रोमन साम्राज्य में प्रमाण मिलता है इसका। किस नाम से वो प्रमाण है, यानी जो साक्ष्य मिलता है वो कैडेस्ट्रल सर्वे, ये शब्द एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दें, कैडेस्ट्रल सर्वे नाम से एक साक्ष्य मिलता है। इसका अर्थ यही होता है कि जो वहाँ की जनता है उसका क्या किया गया? एक सर्वे किया गया था। ठीक है, आईने अकबरी एक पुस्तक का नाम आप इतिहास में खूब पढ़ते हैं, अबुल फजल द्वारा लिखित है ये। इसमें भी जनगणना की बात की गई थी। ठीक है, उल्लेख मिलता है इस किताब में, आईने अकबरी में, जनगणना से संबंधित यानी जनता की गिनती करने से संबंधित आंकड़े यहाँ पे मिलते हैं। अब इन सब में क्या हुआ था कि नॉर्मली ऐसे जनता को गिना जाता था कि हमारे साम्राज्य में या राज्य में कितने लोग हैं।
लेकिन व्यवस्थित ढंग से अगर बात की जाए कि व्यवस्थित ढंग से कहाँ पे इसकी कब से जनगणना की बात मिलती है, तो ध्यान रहे 1749 में स्वीडन द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? 1749 में स्वीडन द्वारा व्यवस्थित रूप से जनगणना के कार्य को किया गया। लेकिन ये जो हम लोग जनसंख्या पढ़ते हैं, जनगणना जब पढ़ते हैं तो दशकीय जनगणना पढ़ते हैं, यानी 10 वर्षों के होने वाली जनगणना को पढ़ते हैं। तो ये दशकीय जनगणना का कार्य कब से किया जा रहा है? तो दशकीय जनगणना का कार्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा कब किया गया था? 1790 में किया गया था। ठीक है, तो ये डेट आप ध्यान में रखिएगा, 1790 में। अब ये भारत तक कैसे ये बात पहुंची? जब 1790 में अमेरिका ने जनगणना किया दशकीय तौर पे, यानी 10 वर्षों के अंतराल पे वो जनगणना करने लगा, तो फिर ब्रिटेन द्वारा 1801 में अपने यहाँ, कहाँ पे? ब्रिटेन में 1801 में ब्रिटेन द्वारा दशकीय जनगणना की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन द्वारा 10 वर्षों पे जो जनगणना होती थी कराया गया। 1801 में ब्रिटेन ने अपने यहाँ जनगणना कराई और फिर 70 साल बाद 1872 में भारत में जनगणना हुई। कब हुई? 1872 में भारत में जनगणना का कार्य शुरू हुआ लॉर्ड मेयो के काल में। इनका नाम याद रखना, लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना भारत में ये पहली जनगणना थी 1872 में, लेकिन नियमित रूप से नहीं थी उस समय। ध्यान रहे, बस सर्वे कराया गया था, पर व्यवस्थित ढंग से और नियमित रूप से 1881 की पहली जनगणना भारत में हुई। कब? 1881 में नियमित रूप से, ये शब्द ध्यान, नियमित एवं दशकीय तौर पे। उस समय रिपन थे, रिपन के समय में ये कार्य किया जाने लगा भारत में। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अब 1881 से कंटिन्यूअस 10 वर्षों पे भारत में जनगणना होने लगी और वो आप तब से लेकर के आज तक चली आ रही है, 10 वर्षों की परंपरा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 1872 की चूंकि भारत में जो जनगणना हुई थी, अगर इसको भी देख लिया जाए तो ये 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जनगणना कौन सी होगी जनगणना? ये 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर 1881 की बात करते हैं, ठीक है, कब की? 1881 से, चूंकि 1872 से रेगुलर नहीं हुआ था। आप देखें, दशकीय जनगणना का मतलब होगा 10 साल। ये तो 1872 में हुआ, फिर 81 में, यानी कितने दिन के अंतराल पे? 9 वर्ष पे ही हो गई थी जनगणना। तो नियमित रूप से अगर देखा जाए तो 1881 से शुरू हुई, लेकिन 1872 वाली जनगणना को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ये जो 2011 की जनगणना हुई, ये 15वीं जनगणना थी भारत की। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? ये सवाल कभी कभी यहाँ पूछा जाता है। तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, 2011 वाली। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं है। कभी क्वेश्चंस बन सकता है 21वीं सदी की, ये 2021, 22, 23 में हम चल रहे हैं, तो 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। कौन सी है? दूसरी जनगणना है, सेकंड। अब ये दूसरी जनगणना क्यों है? क्योंकि 10 वर्ष पे होती है एक जनगणना। 21वीं सदी में हम 2001 में प्रवेश किए थे और 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना मिलाकर के क्या हो गई? 2 जनगणना हो गई। अभी 2021 की जनगणना आ जाए तो तीसरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा कि 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना है। ठीक है, ये तो बात हो गई भारत में इसके इतिहास की जनगणना की, कि सबसे पहले इतिहास में रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में मिलती है जनगणना। फिर आईने अकबरी जो कि 1595 के आसपास लिखी गई अबुल फजल द्वारा, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। 1749 में स्वीडन द्वारा, और फिर दशकीय जनगणना का कार्य अमेरिका द्वारा 1790 से शुरू किया गया। फिर 1801 में ब्रिटेन द्वारा दशकीय जनगणना कराई गई। भारत में 1872 में पहली जनगणना हुई थी जो कि दशकीय नहीं थी, नियमित नहीं थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन 1881 में भारत में नियमित और दशकीय रूप से रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है 1872 को लेकर के। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है, 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है भारत की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि 15वीं जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, बात आती है कि 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? ये महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि 121 करोड़
उस समय 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, 121 करोड़ 8,54,977, 54,977, ये उस समय हमारी जनसंख्या थी, यानी 2011 में। ठीक है, अब बात थोड़ी सी जनगणना से हट कर लेते हैं, आंकड़ों से हट के। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, चूँकि इतनी भारी जनसंख्या भारत के पास है, ये विश्व की जनसंख्या का कितना है, ये 17%, 17.5% जनसंख्या है विश्व की जितनी भी पूरी जनसंख्या हो, उसका 17.5% जनसंख्या भारत की 2011 के अकॉर्डिंग रही है। भारत के पास क्षेत्रफल कितना है, तो अगर बात की जाए कि विश्व का क्षेत्रफल जितना भी हो उसका 2.4% भारत के पास है, और जनसंख्या कितनी है, 17.5%। ये तो बड़ा अन्याय है भाई, ज़मीन हमको कम मिली है, जनसंख्या हमारे पास अधिक है। ये जो 17.5% जनसंख्या है, ये कितने देशों के बराबर है? पहली बात तो जनसंख्या के अभी 17.5% जनसंख्या हमारी है, तो दूसरा स्थान है हमारा जनसंख्या के मामले में। ये सब फैक्ट जो आप अक्सर देखते रहते हैं। ठीक है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चीन का है। बहुत जल्द ही ओवरटेक कर जाएंगे चीन को, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल 2.4% है विश्व का। क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम देखें तो हम विश्व में हमारा क्या स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हम 7वां स्थान रखते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हम दूसरा स्थान है हमारा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हमारा 7वां स्थान है, तो फिर इससे पहले के जो 6 हैं वो कौन से, तो ध्यान रखिएगा कि पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7वें नंबर पे तो हम हैं ही। भारत की जनसंख्या जो 121 करोड़ है, ये जनसंख्या यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, और फिर इसके बाद में बांग्लादेश और जापान, बांग्लादेश, जापान, इतने देशों के बराबर, इनके बराबर हमारी जनसंख्या है। ठीक है, यानी देखा जाए तो 6 देशों के बराबर भारत के अकेले की जनसंख्या है। कितना, 6 देशों के बराबर। और क्षेत्रफल हमारे पास कितना, 6 देशों के बाद आता है नंबर हमारा, 7वें नंबर पर हम हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जितनी जनसंख्या में वृद्धि हम 10 वर्षों में कर लिए, वो पूरी की पूरी ब्राज़ील की आबादी के बराबर थी। 2001 से लेकर के 11 के बीच में, यानी 10 वर्षों में हमारे देश में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी, 18.18 करोड़ की। ठीक है, ये जो जनसंख्या है हमारी, ये ब्राज़ील की जनसंख्या कितनी, 19 दशमलव समथिंग करोड़ में। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा 19.5 करोड़ है, 19.5 करोड़। अब आप सोचिए 18.18 करोड़ और 19.5 करोड़ में कितना अंतर है भाई। 10 वर्षों में हमने इतनी वृद्धि की थी जितना ब्राज़ील की जनसंख्या है। 10 वर्षों में सिर्फ ब्राज़ील के बराबर हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि हो गई। ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में कि भारत में गाँवों की संख्या क्या है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, 6,40,930। कितना, 6,40,930 गांव भारत में है। भारत गांवों का देश है। ठीक है, भारत गांवों का देश है। भारत में 6,40,930 गांव हैं। एक आध दो गांव आगे पीछे आंकड़ा आपको कभी मिल सकता है, उसके लिए घबराना मत। ठीक है, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है इससे क्रम लगाने के लिए। भारतीय जनसंख्या में वृद्धि, हेडिंग बना लीजिएगा। 1901 में भारत में जनसंख्या 23.8 करोड़,
इतनी कम जनसंख्या थी हमारे पास 1901 में। 1951 में 36.10 ठीक है। 2001 में 1951 में 36.10 करोड़ के पास हमारी जनसंख्या थी। 1951 के बाद में सीधा 50 वर्षों बाद देखते हैं, 2001 में 102.87 करोड़, 2001 में 102.87 करोड़ जनसंख्या भारत की हो गई, ठीक। और 2001 में, ये 2011 में सीधा 121.08 करोड़, 121.08 करोड़। ऐसा अनुमान है कि 2045 तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भारत में होगी, यानी विश्व में प्रथम स्थान हमारा होगा 2045 तक। लेकिन WPPR जो है वो 2030 तक, यानी आज 7 साल बाद ही ये मानता है कि पहुंच जाएंगे हम प्रथम स्थान पर, ठीक है। 2045 तक प्रथम स्थान होगा, ये अनुमान भारत का है। लेकिन WPPR क्या कहता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट या रिवीजन क्या कहता है, 2019 की रिवीजन है, ये कहता है कि 2030 तक भारत प्रथम स्थान पर होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत में एक सवाल जनगणना से ये बनता है कि कभी नकारात्मक वृद्धि भी भारत में हुई है। नकारात्मक वृद्धि का मतलब नेगेटिव में जनसंख्या बढ़ी हो, यानी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई हो। तो ध्यान रहे 1911 से 1921 के मध्य में नकारात्मक जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय जनसंख्या में 1911 से 21 के दौरान नकारात्मक वृद्धि हुई है, ठीक है। ऐसे तो हमारे यहाँ अभी भी कभी नकारात्मक वृद्धि इसलिए क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में नकारात्मक वृद्धि होने का सवाल ही नहीं बनता। लेकिन ये नकारात्मक वृद्धि कैसे हुई फिर? ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत शिक्षित हो गए थे आज जापान की तरह, हाँ। उस समय तो हम अल्प विकसित थे, उस समय भी नकारात्मक वृद्धि भारत में दर्ज हुई थी। तो उसका कारण हमारा शिक्षित होना या डेवलप होना नहीं था। उस समय जो जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी उसका मेन जो आपात स्थिति थी, जैसे भूखमरी थी, बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप था, यानी मृत्यु दर अधिक हो गई थी, ठीक है। इस वजह से जनसंख्या नकारात्मक हो गई थी उस समय भारत की। अकाल था, महामारी है, या फिर बहुत सारी बीमारियां थी उस समय, चेचक वगैरह बहुत तेज़ी से फैलते थे। अंग्रेजी गवर्नमेंट थी यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी भारतीयों पर। इस स्थिति में जनसंख्या नकारात्मक हो गई थी, कारण ज़्यादा लोगों की मृत्यु होने से, ठीक है। 1921 के बाद में ही लगातार जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 1921 के बाद लगातार जनसंख्या बढ़ी है। अब एक सवाल ये बनता है कि फिर कोई एक ईयर ऐसा होगा जो कि नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में होगा। भाई 1921 तक जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई और 21 के बाद लगातार वृद्धि हुई जनसंख्या में। इसका मतलब ये हो गया कि सन 1921 जो है वो भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक का कार्य करता है। 1921 इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है भारतीय जनसंख्या के इतिहास में। क्यों? क्योंकि ये 1921 यही वो साल है जब जनसंख्या में परिवर्तन आया था। इससे पहले जनसंख्या नकारात्मक थी और इसके बाद में जनसंख्या सकारात्मक हुई, यानी वृद्धि दर्ज की जाने लगी भारत में, ठीक है। और तीव्र वृद्धि हुई, ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत नॉर्मल ठीक ठाक तरीके से विकास करने लगे हम जनसंख्या के मामले में। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो 1961 से 71 के दशक में भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? तो इस दौरान यानी 1961 से 71 के दशक में, ये 10 सालों का पीरियड है के दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। 24.80% की वृद्धि हुई थी इस दौरान। ये सर्वाधिक वृद्धि रिकॉर्ड की है भारतीय जनसंख्या के इतिहास में।
ठीक है। इसके बाद में 71 से 81 के दौरान 24.66%, 1971 से 81 के दौरान 24.66%, ये भी लगभग सर्वाधिक रही, लेकिन इससे थोड़ा सा कम थी। और फिर 2001 से 2011 के दौरान 17.70%। मेन चीज़ ये ध्यान में रखिए कि सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 पे हुई, इस दशक में 24.80%, उसके बाद में लगातार कम हुई है जनसंख्या वृद्धि, और 2001 से 11 के दौरान 17.7%, 70% जनसंख्या वृद्धि हुई है। ये दशकीय वृद्धि की बात करें, 10 वर्षों में। आपसे सवाल पूछेगा पीसीएस में या किसी भी एग्जाम में, ये वाला 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि जनसंख्या की जो रही है वो कितना प्रतिशत थी, तो ध्यान रहे 17.70%, क्योंकि 2011 के ही आंकड़े हम पढ़ रहे हैं और यही सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है इसका। तो अगर पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि भारत की क्या है, तो 17.70%। अब जब 2021 की जनगणना हो जाएगी, आ जाएगी रिपोर्ट, उसमें ये आंकड़ा चेंज होगा, कुछ कम होगा, हो सकता है 17 की जगह 12-13% आ जाए, कुछ तो कम होगा, और उम्मीद है कि ज़्यादा ही कम हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो चरण रहे हैं, जो प्रकृति रही है, वो कैसी प्रकृति रही है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर इसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, पूरी जनसंख्या के इतिहास को। तो पहला भाग जो होता है इसका, स्थिर जनसंख्या की अवधि है 1901 से 1921। तो ध्यान में रखिएगा, स्थिर जनसंख्या, ये स्थिर जनसंख्या की जो अवधि है, ये क्यों यहाँ पे जनसंख्या स्थिर थी, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1901 से 1921। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया कि 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई है, यानी माइनस में गई है जनसंख्या। कारण आपको पता ही है कि वही अकाल, भूखमरी, महामारी, इन सब वजहों से मृत्यु दर अधिक थी, जनसंख्या दर अधिक थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें मृत्यु दर भी अधिक हो गई थी, जिस वजह से जनसंख्या में वृद्धि नकारात्मक हो गई थी या जनसंख्या स्थिर बनी हुई थी। ठीक है, दूसरा समय जो आता है, दूसरा भाग जो है, इसमें धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या, ये जनसंख्या में वृद्धि शुरू हो गई, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1921 से 51 का, 1921 से 51। इस समय जनसंख्या में वृद्धि शुरू हो गई थी। 1921 के बाद में फिर जनसंख्या में नकारात्मकता की स्थिति नहीं है, जनसंख्या लगातार बढ़ती ही गई। तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या, ये कौन सा समय है, अब आप समझ गए होंगे कि 1951 से 81 का समय होगा। इसी समय में जनसंख्या विस्फोट हुआ भारत में। क्या? जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट का मतलब आजकल वाला विस्फोट नहीं, बारूद वाला। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ यह होगा कि जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो गई। इसी समय में मैंने आपको बताया था 61 से 71 के दशक में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि भी हुई थी, 24.something%। इसका अर्थ ये हुआ कि जनसंख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई कि अनियंत्रित स्थिति में आ गई। हमारी ज़रूरत के हिसाब से लगभग 2 गुना जनसंख्या हो गई थी, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ने का कारण क्या था कि नए नए तो हम आज़ाद हुए थे, हमें स्वतंत्रताएं मिली थी, खाने के लिए भोजन मिला था, काम करने के लिए रोज़गार मिला था नया नया, बीमार होने पे दवा मिलती थी। तो फिर जनसंख्या में वृद्धि का और कौन सपोर्ट करता है, यही तो करेंगे। पहले जब जनसंख्या बढ़ती थी, 4 बच्चे होते थे तो अकाल से, भुखमरी से या किसी बीमारी से उनकी डेथ हो जाती थी। पर अब मेडिकल सेक्टर भी स्ट्रांग होने लगा था धीरे धीरे, और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होने लगी थी, सबको रोटी कपड़ा मकान वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो जनसंख्या में जो अधिक बच्चों को जन्म देने की जो प्रवृत्ति मन में, मस्तिष्क में बैठ गई थी, वो निकली नहीं थी इस समय, लेकिन बच्चों की जो डेथ हो जाती थी वो कंट्रोल में हो गया था। तो वो सारे बच्चे जीवित बचने लगे थे। इस वजह से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आई। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट, चौथा चरण जो है, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट का समय। अब ये समय कब से था? 1981 के बाद अब तक जनसंख्या में गिरावट हो ही रही है और आगे भी होती रहेगी।
तो ये 4 चरणों में पूरे भारत की जो जनसंख्या का वृद्धि का जो प्रवृत्ति रही है वो आपने देखा, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। जनगणना कराने का कार्य किसका होता है, किस गवर्नमेंट का, ये सवाल कभी कोई बनता है, किस जनगणना किसका विषय है। तो ध्यान रहे कि ये संविधान की 7वीं अनुसूची में रखी गई है। एक फैक्ट है, संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है, अनुसूची में संघ सूची का विषय बनाया गया। ध्यान रहे, संघ सूची, संघ सूची का मतलब, एक सूची का मतलब हो गया एक इंडेक्स है और उसमें जितनी बातों को लिख दिया जाता है, ऐसे वो भी होगा एक कॉपी की तरह। मान लीजिए ये 7वीं अनुसूची है, ये संघ सूची है। अब इसमें जो भी लिखा जाएगा उस पर काम कौन करेगा, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार काम करेगी। एक होता है राज्य सूची, राज्य सूची का अर्थ हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर सारा काम करेगी, जो भी काम करना, नियम कानून नियंत्रण, ये सारा कार्य राज्य सरकार का होगा। तो जो संघ सूची है यानी केंद्र की जो सूची है उसमें जनसंख्या जनगणना को रखा गया। इसीलिए आप देखते होंगे कि जनगणना का कार्य केंद्र सरकार करती है, अनुच्छेद 246 का प्रयोग करके जनगणना का कार्य पूरा किया जाए। जनगणना विभाग है एक भारत में, इसको गृह मंत्रालय के तहत 1961 में किया गया और अब इस पर नियंत्रण जो पूरा का पूरा है होम मिनिस्ट्री का है। उसी के अकॉर्डिंग ये, उसी के नियमों से के तहत जनगणना विभाग अपना कार्य करता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय स्तर पर जनगणना विभाग का जो अधिकारी होता है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त को कहते हैं। महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, ये केंद्रीय स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में और जो संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे एक अस्थायी जनसंख्या निदेशालय बनाया गया है और उसका जो प्रमुख होता है वो जनगणना निदेशक या डायरेक्टर ऑफ सेंसस होता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना की बात की जाए कि उस समय कौन था रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, तो 2011 में एक डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे, वही इसके उस समय कमिश्नर थे। इन्हीं के देख रेख में 2011 की जनगणना संपन्न कराई गई थी। ये कौन थे, ये थे, ठीक है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी 2001 में भी पूछ लेता है। तो जयंत कुमार बंठिया थे 2001 में, 2001 में इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 2011 का तो आप सबने रट के रखा ही होगा याद करके। तो कभी कभी पूछ लेता है कि 2001 की जनगणना का जो रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, तो जयंत कुमार बंठिया। ठीक है, ये इतनी बातें जो हमने की आपसे अभी तक, ये तो जनगणना 2011 की एक बेसिक जानकारी थी जो आपने देखा। यहाँ पे प्रश्न बने हैं एग्जाम में, कई सारे प्रश्न बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। अब हमें जो बात करनी है वो जनगणना 2011 के उन आंकड़ों की बात करनी है जो एग्जाम में सीधे क्रम लगाने के लिए आपसे पूछता है। इसमें हम सबसे पहले 2011 की जनगणना और 2001 की जनगणना से कुछ तुलना कर लेंगे। ठीक है, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के बीच में 10 वर्षों में कहाँ पे हुई, कहाँ पे न्यूनतम वृद्धि हुई है। इस तरह के जो आंकड़े हैं वो हम देख के फिर बात करना शुरू करेंगे जनसंख्या की संरचना पे, जैसे साक्षरता दर है, लिंगानुपात है, शहरी नगरीय ग्रामीण जनसंख्या की बात है, धर्म आधारित जनसंख्या के आंकड़े। कुछ आंकड़ों को हम देख लेंगे, कौन से राज्य प्रथम है, कौन से द्वितीय स्थान पे हैं, कुछ विशेष बातें अगर हैं तो वो भी हम जानेंगे अगली क्लास में।